वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स और वीडियोस जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबको यहाँ तक पहुँचाने की कि आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे आपको झट से वो चीज़ रिकॉल हो जाए। आप अगर 2 बारी 3 बारी इन सब वीडियोस को अच्छे से देख लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। एंड जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा अबाउट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद अभी हम हमारा जो पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका हम पहला आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, राइट। सो आर्टिकल 1 एंड पार्ट 1। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का है वो टोटल 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है and within different parts there are many articles. Okay, so it is like cells, combination of many cells it becomes tissue, right, and combination of many tissues it becomes organ. So like that similar way में cell is equal to article. So article, there are many articles, वो आर्टिकल मिला के कुछ आर्टिकल मिला के एक पार्ट 1 बनता है, वैसे ही पार्ट 2 ऐसे करके, और 25 पार्ट्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट मिला के एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, राइट। सो वन ऑफ द पार्ट इज़ द फर्स्ट पार्ट 1, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कंसिस्ट करता है, ठीक है, याद रखना। पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कंसिस्ट करता है। आर्टिकल 1 जो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन कहता है, राइट। आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। सो इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुआ था, डिबेट हुआ था इन 2024-2025 में पार्लियामेंट में अबाउट दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। सो एक्चुअली यूनियन ऑफ स्टेट्स है या फिर क्या है, इसको हम भारत कहें या फिर इंडिया कहें, राइट। सो दैट्स द बिगेस्ट लैंग्वेज इशू दैट वाज इन रीसेंट ईयर्स, द रीसेंट पास्ट ईयर्स। सो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कहता है इंडिया, that is Bharat, shall be a union of states. Okay, India, that is Bharat, shall be a union of states. और आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 कहता है the states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. Okay, जो states और territory है वो shall be specified in the first schedule. first schedule में क्या था? let me know in the comment section. बेसिकली उसमें यही था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हमने याद किया था ना, तो टी से टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी, जो उसमें डेफिनेशन अच्छे से बता रखी है वही है स्टेट्स एंड टेरिटरीज, सब क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 1, राइट। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 जो कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ, कोई भी टेरिटरी इंडिया की वो कंप्राइज ऑफ किसके कंप्राइज में है? द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स होंगे, the union territories specified in the first schedule, है ना, and such other territories as may be acquired. अगर उस टेरिटरी को हम एक्वायर भी करते हैं तो भी आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 काम आएगा, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज जो कि स्पेसिफाई है फर्स्ट शेड्यूल में, एंड सच टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट 100th अमेंडमेंट क्या कहता है? ये बेरूबारी केस से लिंक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट वाज अ काइंड ऑफ अ थिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब यहाँ पर बहस हुई थी। चलो इट्स ओके, वी विल डू इट इन द फ्यूचर। ओके, और इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यू कैन गिव मी द आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 1। तो एक कंसेप्ट है पॉलिटी। ओके, पॉलिटी एक्चुअली होता क्या है? एंड देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिटी, राइट। पॉलिटी में बेसिकली पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स एंड हाउ द होल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप और स्ट्रक्चर इज़ बीइंग मेड, राइट। सो इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है फेडरेशन नहीं है बट यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपैरिजन करूं विद द यूएस फेडरेशन, यूएस फेडरलिज्म विद द इंडियन फेडरलिज्म, तो फिर यूएस फेडरलिज्म इज़ ऑल अबाउट कमिंग टुगेदर,
वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी सेनेट्स हैं, राइट, टोटल 50 सेनेट्स हैं, है ना, 50 100 सेनेट्स होते हैं, बट हर एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बंदे आते हैं, राइट। तो वो जो 2 बंदे होते हैं, क्या होता है कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, तो उनका हिस्ट्री ऐसा है, अगर अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़े तो वहाँ पर समझ में आएगा कि उनके इंडिपेंडेंस के टाइम पे सारे के सारे जितने भी स्टेट्स थे, राइट, जितने भी अमेरिकन स्टेट्स थे वो सारे के सारे खुद से आए थे और मिले थे, एंड एक उन्होंने यूनियन बनाया था, राइट। So they were coming together. That's what a federalism consists of. So they do have a power, and they are quite different. Like there is a separation between the union and their states. Okay, but in India में क्या प्रॉब्लम, इंडिया का क्या केस है, इसमें है कि इट इज़ होल्डिंग टुगेदर। इंडिया में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने क्या किया था, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट। वाई? बिकॉज उन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे, उन्होंने सबको एकजुट किया था, राइट, विद डिफरेंट ऑपरेशंस दैट हैज़ हैपेंड, लाइक तुम्हारा निज़ाम ऑफ हैदराबाद में भी एक ऑपरेशन आया था। तो उस हिसाब से उन्होंने मिली भगत करके सब कुछ करके सबको एक साथ एकत्रित किया था, एंड दैट वाज होल्डिंग टुगेदर, सबको होल्ड किया था एक सेंट्रल यूनियन पावर। सो समहाउ सेंटर के पास ज़्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। सो इट्स अ क्वाजी काइंड ऑफ फेडरल स्टेट दैट वी हैड, ओके, वी हैव एक्चुअली। So federation of state, a new state that is formed through a treaty or an agreement between various federating units, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है कि एक न्यू स्टेट फॉर्म होता है थ्रू ट्रीटी एंड एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस फेडरेटिंग यूनिट्स, ठीक है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, नो एग्रीमेंट बिटवीन फेडरेटिंग यूनिट्स, दे डू नॉट हैव एनी राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज, उनके पास उनका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था और उनके पास कोई राइट भी नहीं है वहाँ से सिसीड होने का, वहाँ से हटने का, राइट, यूनियन से, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली होल्डिंग टुगेदर, ओके, विच इज़ इंडिया में होता है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बेसिकली यूएसए में है, ओके, यूएसए में है। यहाँ पर क्या है कि कमिंग टुगेदर, ओके, सो दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ यूएसए। Now India is indestructible union of destructible states, okay। तो यूनियन indestructible है, but states can be destructible with this article 1, right, it can be, right। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो इस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिकल 3 जो हम पढ़ेंगे, है ना, जिसमें इंक्रीज एनी एरिया ऑफ द स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ ए स्टेट, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। सो इंडिया इज indestructible union of destructible states, okay, I hope you understand this। now US is indestructible union of indestructible states, ठीक है। यहाँ पर यूनियन भी indestructible है, at the same time states भी indestructible है, but we have a destructible states, okay। अब हम आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट्स। कोई भी स्टेट है उसका एडमिशन या फिर उनका एस्टैब्लिशमेंट होना, ठीक है। लाइक पार्लियामेंट मे बाय लॉ admit into the union or establish a new states on such terms and condition as it think fit, right। तो फिर आर्टिकल 2 क्या कहता है कि एडमिशन हो या फिर एस्टैब्लिशमेंट हो किसी भी नए स्टेट का, तो फिर उस टाइम पे आर्टिकल 2 लगेगा, राइट। और पार्लियामेंट के पास पावर है मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन में एडमिट कर सकता है और स्टैब्लिश कर सकता है या फिर न्यू स्टेट्स ऑन सच अ टर्म और कंडीशन एज थिंक फिट्स हो, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है या फिर लॉ के तहत यूनियन में या फिर स्टैब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट को किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, जिस हिसाब से वो लोग सोचे, राइट। दे हैव द पावर, दे आर द अपर हैंड, राइट। देन आफ्टर कम्स आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा ना यहाँ पर, इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट्स आर बेसिकली डिस्ट्रक्टिबल विद द आर्टिकल 3, वेयर कहाँ पर क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो सकता है, उसका अल्टरेशन हो सकता है, चेंज हो सकता है विद द एरियाज बाउंड्रीज, इवन नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इसको भी कर सकता है, राइट। तो फिर इसके हिसाब से पार्लियामेंट के पास पावर है मे बाय लॉ किसी भी स्टेट को, न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकता है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। याद रखना, किसी भी एक, मान लो एक स्टेट है,
है ना, वेस्ट बंगाल है या बिहार है, वेस्ट बंगाल और बिहार, हाँ ये तो सब दोनों एक ही था, राइट। तो फिर मान लो ये पूरा एक बड़ा सा स्टेट था, बट व्हाट हैपन, पार्लियामेंट ने लॉ लाया और इन दोनों को सेपरेट कर दिया, बिहार एक स्टेट बन गया, एक वेस्ट बंगाल स्टेट बन गया, राइट। तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अभी जो रिसेंटली क्या हुआ तुम्हारा, रिसेंटली जो स्टेट बना कौन सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में था, फिर इसको तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से हटा के अभी तेलंगाना और एक स्टेट बना दिया गया, राइट। तो डिवाइड किया गया, सेपरेट कर दिया गया टेरिटरी को। तो फिर ये आर्टिकल 3 में ही हुआ है, राइट, पार्लियामेंट के द्वारा हुआ है ये चीज़, एंड सिंपल मेजॉरिटी से ही होता है समहाउ, ठीक है, रजामंदी के बाद। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑन ए स्टेट, या फिर कोई भी दो स्टेट्स जो भी है, अब मान लो कल को क्या होगा कि तेलंगाना बोलेगा ठीक है हम आंध्र प्रदेश के अंडर में आ रहे हैं, तो फिर इसको भी यूनाइट कर सकता है, राइट, पार्लियामेंट में बाय लॉ, राइट दैट। सो इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ एन स्टेट, या फिर डिमिनिश द एरिया ऑफ दिस स्टेट, या फिर अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एन स्टेट, या फिर अल्टर द नेम ऑफ एन स्टेट। चाहे वो नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री भी चेंज कर सकता है, एरिया को पूरा ख़त्म भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, या फिर ज़्यादा भी कर सकता है। सो दीज आर द पावर्स दैट पार्लियामेंट हैव थ्रू दे आर गेटिंग थ्रू आर्टिकल 3। सो आर्टिकल 3 इन्हें पावर देता है, ठीक है। सो हमने पढ़ा अच्छे से। नाउ कम्स there is a note which is quite need to be understood. Okay, bill related to subject matters given in article 3 shall be introduced with the prior recommendation of the president। ठीक है, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए अगर कोई भी बिल ऐसा बिल आ रहा है जो कि आर्टिकल 3 के अंडर में आ रहा है, राइट। एंड हु शैल रेफर दिस बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न। और ये जो बिल है वो जिस स्टेट के अंडर, जिस स्टेट के ऊपर ये बिल लाया जा रहा है उस स्टेट में लेजिस्लेचर के स्टेट के कंसर्न में होना चाहिए, तब जाके वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फिर प्रेसिडेंट के पास आने के बाद फिर प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस स्टेट के बारे में बात की जा रही है, या फिर अल्टर किया जा रहा है, या फिर उसके इंक्रीज़ किया जा रहा है एरिया को, या फिर उसका नाम चेंज हो रहा है, या बाउंड्री चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है अंडर आर्टिकल 3, तो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन आने के बाद वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी स्टेट के लिए हो रहा है उस लेजिस्लेचर में जाएगा थ्रू दी प्रेसिडेंट एक्चुअली। फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है अगर वो उसको रिजेक्ट करे या फिर उसको एक्सेप्ट करे, बट ही हैज़ दी ड्यूटी टू गिव इट, अदरवाइज है ना वो आगे ही बढ़ सकता है। एंड इन 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट empowered this president to set a time limit for the state legislature to express its views। ठीक है, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया टू सेट अ टाइम लिमिट फॉर अ स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज़। अदरवाइज पहले क्या होता था कि स्टेट दे ही नहीं रहा है अपना व्यू, दे ही नहीं रहा है। तो अब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने सोचा भाई तो ये तो काम ही नहीं हो रहा है, लेट इट बी। सो पार्लियामेंट ने कुछ करो भाई, पार्लियामेंट को बोला, पार्लियामेंट ठीक है हम करते हैं। फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, उसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि भाई तुम एक टाइम को सेट कर दो कि 3 महीने 2 महीने, तुम्हें हम 3 महीने दे रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या कंसर्न है, तुम्हारा क्या बात है, ये हम तुम्हारे स्टेट के साथ करने वाले हैं, राइट। तो यही बात है, तो टाइम लिमिट सेट कर दिया गया किसके थ्रू, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, राइट। नाउ कम्स डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 2 जो है वो कहता है इनकॉर्पोरेटिंग फॉरेन टेरिटरी इनटू इंडिया, वाइल आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, इतना याद रखना, आर्टिकल 3 जो है वो कहता है जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है अपने इंडिया में उसमें कुछ अल्टरेशन हो, इंक्रीज ऑफ एरिया हो या डिमिनिशिंग ऑफ एरिया हो, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, तो फिर एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में जब बात की जाएगी तो आर्टिकल 3 कहा जाएगा। बट अगर फॉरेन कंट्री से टेरिटरी हम ले रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं, अनाउल कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 2 कहलाएगा, राइट। सो यहीं पर ही अपना 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, राइट। सो लेट मी नो क्या है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इंडिया एंड बांग्लादेश में बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स होने लगे थे। सो देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। सो उसी आर्टिकल 2 के तहत ये फॉरेन कंट्री के हिसाब से हम लोगों ने
इसको डिफरेंसेस को मिटाए थे एंड रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश किए थे, राइट। सो मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ आर्टिकल 2, 3, बिकॉज दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज दैट अभी एग्जाम में से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड एक ही बार में क्लियर कर लो, राइट। देन आफ्टर कम्स आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 2 फॉरेन कंट्रीज, आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ओके। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 4, ओके। आर्टिकल 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल क्या था? फर्स्ट शेड्यूल वाज टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और टेरिटरीज ऑफ इंडिया, राइट, उसके बारे में बात कर रखा है। फोर्थ में क्या था? फोर्थ में याद करो TEAR, राइट, TEAR, आर से क्या है? राज्यसभा सीट्स, एलोकेशन इन दिस सीट्स ऑफ द राज्यसभा, राइट। सो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of first and fourth schedule. Clause 2 क्या कहता है? Any law made under article 2 or 3 that amends the first and the fourth schedule of the constitution shall not be considered constitutional amendment under article 368. Therefore such law can be passed by a simple majority in parliament. अब समझो क्या बोलना चाह रहा है। जो कि मैं कह नहीं रहा था आप लोगों से कि इंडिया एंड बांग्लादेश का बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था अंडर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 में हुआ था, राइट। तो उसमें क्या हुआ था? इंडिया ने ट्रांसफ़र कर दिए थे अपने 101 एनक्लेव्स, ठीक है, एनक्लेव्स ट्रांसफ़र कर दिए थे टू दी बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने हमें 51 एनक्लेव्स ट्रांसफ़र किए थे। बेसिकली क्या हुआ था कि ये मान लो ये वेस्ट बंगाल है, राइट, ये बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश है। अब क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही बांग्लादेश का ये पार्ट है, फिर उसके अंदर वेस्ट बंगाल का है, फिर से बांग्लादेश का है, फिर ये एनक्लेव्स बन रहे थे। तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल इवन टू डिवाइड, राइट। तो इस हिसाब से बांग्लादेश का कुछ पार्ट है, वेस्ट बंगाल कुछ पार्ट है, तो इट वाज क्वाइट वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्या हुआ बात, फिर इसमें बात आई कि आर्टिकल 4 जो लाए, 4 जो है कहता है कि कोई भी लॉ, ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट एंड, कोई भी लॉ अगर बनता है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के तहत जो कि अमेंड कर रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 में नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सच लॉ कैन बी पास्ड, अगर नहीं कहलाया आर्टिकल 368 के अंडर, तो फिर वो लॉ कैन बी पास सिंपल मेजॉरिटी से इन पार्लियामेंट, राइट। इतना समझ में आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, बेरूबारी केस आया, ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस आया, यही इंडिया एंड बांग्लादेश का जब आया, तो फिर इस हिसाब से तो आर्टिकल 2 के तहत फॉरेन कंट्री को हम अपने इंडियन टेरिटरी सीसीड कर सकते हैं, राइट, विद अ सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन बेरूबारी यूनियन केस में क्या कहा, अगर इंडियन टेरिटरी सीसीड हो रहा है, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री से, देन अमेंडमेंट इज़ नीडेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। बेरूबारी यूनियन केस 1960 के तहत ये बोला गया। फिर उसके बाद इंडियन बांग्लादेश का बाउंड्री जब एग्रीमेंट हुआ, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 में यही बेरूबारी को मद्देनज़र अपहेल्ड करते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, एंड उस हिसाब से इंडिया ने 101 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए एंड बांग्लादेश ने हमें 51 एनक्लेव्स दिए इंडिया को। सो दिस वाज द केस, ओके। सो फॉर टुडेज क्लास दिस मच। I hope you are liking these classes, okay. I will try my level best to include much more knowledge about it, and whatever I have in my mind and whatever thing, I will try my level best to give you the knowledge and information, you guys, because it feels good when I share you these things, okay. So I hope you like these videos, and please, if you have a time, then you can please like, share and subscribe also, okay. So bye bye.